नमस्कार। आज धूमिल पांडुलिपि में सुनिए शरद बाबू की स्मृति में एक अज्ञात लेखक द्वारा लिखित उपन्यास भाभी का प्रथम अध्याय। छोटी भाभी की जान संकट में है। बिना पूछे दिया जला देने से सरसों का महंगा तेल फूक तो जाता है। पूछकर जलाने की चतुराई दिखाने से आंखें रखते हुए भी उनके ना होने का उलाहना मिलता है। चुपचाप बैठी रहने का एक रास्ता है, पर वह भी निष्कंटक नहीं। तब अंधेरे की रानी की उपाधि मिलती है। उनके गरीब माँ बाप की असमर्थता पर तरस खाया जाता है कि उन्होंने इतना भी सलीका सिखाकर अपनी लाडली को नहीं भेजा जो अंधेरे घर में दिया बत्ती कर सके। अपने घर के इस संसार के संबंध में जिसने शासन की इतनी तत्परता सिखाई है, उसी ने अगर बड़ी भाभी को छोटी भाभी बनाया होता तो एक दिन में 2 महाभारत से कम ना होते। छोटी भाभी तो जैसे बर्फ की डली है, सदा ही शीतल और शांत। तेजी और तड़प का तो नाम नहीं। कटुता को कटुता नहीं समझती। गालियों को शरबत की तरह पी जाती है। लाल और तिरछी आंखों को, व्यंग्यपूर्ण कटाक्षों को मीठी मधुर मुस्कुराहट में छिपा लेती है। उनके माथे पर बल, मुख पर अपमान की व्यथा कभी देखने में नहीं आई। उधर बड़ी भाभी प्रतिद्वंदिता का अखाड़ा सूना देखकर मोमबत्ती की तरह जल जलकर आप ही क्षीण होती जा रही है। मझली भाभी के प्रतिरोध ने उनके युद्ध कौशल को मांझ कर चमकाए रखा था। उनकी कला की निपुणता में जंग ना लगने दी थी। दुर्भाग्य ने उन बेचारी को दुनिया से ही उठा लिया। उनकी मृत्यु का दुख और किस लिए ना सही तो इसलिए बड़ी भाभी को थोड़ा नहीं है। अब टक्कर लेने वाला रह ही कौन गया। छोटी भाभी से आशा थी, पर ये बेचारी मिट्टी का लोदा बनकर आई। वे अगर दिन को रात कहें तो इन्हें कुछ नहीं, वे अगर रात को प्रभात कहें तो भी इन्हें कुछ नहीं। आने के दिन से इन्होंने उन्हें गृह स्वामिनी, अपने को कृतदासी समझकर ही अपना कार्य आरंभ किया है। बड़ी भाभी के लिए इनका यह स्वभाव अच्छा नहीं है। इसी से वे इन्हें बात बात पे छेड़ती हैं, सहेजती हैं। वे छिद्रा अन्वेषण करती हैं, व्यंग करती हैं, ताना मारती हैं। खुद सुई पकड़ना नहीं आता है, पर इनके किए सलमा सितारे के कामों में नुक्स निकालती हैं। माँ बाप तक चलकर उनके आवेश को जगाना चाहती है, पर कुछ होता नहीं। वह मर्म स्थल मिलता ही नहीं जिस पर चोट करने से इनमें उफान आए। उनके प्रचंड रोष के ऊपर वर्षा की बूंदों की तरह यह जो अपनी मुस्कान माधुरी बिखेर कर शांत भाव से अपने काम में लगी रहती हैं, वह भी अनेक बार निर्लज्जता की उपाधि से भूषित हो चुकी हैं। 5वां दिन है। बर्फ की वह डली एकाएक गलने लगी। मुस्कान ही जिन होठों पर खेलती थी, हंसी ही जिन गालों पर थिरकती थी, वे अचानक व्यथा और आंसुओं से तर हो गए। एक दिन इनके सिए हुए झालरदार सलूके को बड़े भैया के सामने बड़ी भाभी ने मोरी में फेंक दिया था और कहा था, मुझे कंगली का वार समझ रखा है? यह सलूका मैं पहनूंगी। दर्जी बुला दो, मैं उनसे बनवा लूंगी। भैया ने समझाया, पर वे मानी कब? उसी समय दर्जी ने आकर उस तिरस्कृत सलूके को सुंदरता के विशेषण से भूषित करके अपनी ज्ञान गरिमा को खोया था। उस दिन भी गर्व या व्यथा से किसी ने छोटी भाभी के अंत्यकरण को आंदोलित नहीं किया था, किंतु ना जाने कैसे सोमवार की उस संध्या को जो नहीं होना चाहिए वह हो गया। छोटी भाभी ने आंसुओं की नदी बहाकर क्या नहीं डुबो डाला। तीसरा पहर ढल रहा था उस दिन। मीठी मीठी धूप इसी तरह खिसकती जा रही थी जैसे कोई फैलाई हुई साड़ियों की तह ने खींच खींच कर रख रहा हो। हवा के तीखेपन से चोट खाकर तुलसी का पौधा 3-3 बल खा रहा था। सुधा ने कहीं से आकर झूलते हुए पौधे की 3 डालें तोड़ डाली और उन्हें लेकर एक और बैठ गई। उसकी एक एक पत्ती लेकर एक घेरे में सजाने लगी। अब सुधा 3.25 साल की है। मझली भाभी मरते समय उसे 11 महीने का छोड़ गई थी। बेचारी सुधा को तो शायद ध्यान भी नहीं था कि वह तुलसी के पौधे की डालियां नहीं, अपनी ताई के बेटे के हाथ पांव तोड़ रही है। यदि ध्यान रहता तो वह कभी वैसा न करती, क्योंकि भाभी की आंखों का सामना कर सकना कोई साधारण ना था। आनंद से बैठी हुई वह अपने खेल के को तरतीब दे रही थी कि बड़ी भाभी की नज़र उधर पड़ गई। बटी हुई दाल की पिट्ठी को छोटी भाभी के पास ले जाकर चौके में के जा रही थी। उसे एक और फेंक कर झनझन करती हुई सुधा के पास आ पहुंची।
गरजती हुई बोली। अरिया भागी, यह क्या कर डाला? मैं छोटे भैया के कुर्ते में बटन टाक रही थी। उसे जैसे का तैसा वहीं छोड़कर दौड़ी, पर मेरे जाने से पहले ही सुधा के ऊपर मोटे मोटे कड़ों वाला हाथ पड़ चुका था। वह एक और पड़ी बिलबिला रही थी। कड़े की असह्य चोट से कनपटी के पास का भाग लाल हो गया था। मैं जाकर चुपचाप खड़ी हो गई। भाभी की चंडी रूप के सामने किसकी मजाल जो उसे उठा था। मुझे देखकर तो उनका क्रोध और भी उबल पड़ा। गरजती हुई बोली, हाँ हाँ, सब लोग दौड़कर आ जाओ, महाभारत हो गया है ना। पर क्या मैं किसी से डरती हूँ? अरे मैंने मारा है और मारूंगी। ऐसी लाडली को मैं सिर नहीं चढ़ा सकती। मेरे ही सामने हो 4 हाथ उस बिलखती हुई बच्ची के और जड़ दिए। मैं काठ की तरह देखती रह गई। डालियां और पत्तों को बटोरकर वे तुलसी के वृक्ष के पास ले गई। असह्यत प्रलाप के साथ घोर गर्जन करती हुई वे उस दूध मुही बालिका के लिए मौत का वरदान मांग रही थी। मैंने डरते डरते सुधा को उठाया और धीरे से कहा, देख बेटा, अब ऐसा न करना। प्यार के इन शब्दों को सुनकर सुधा और भी वेग से रो पड़ी। भाभी ने क्रोध की नजर मेरी ओर डालकर कहा, इस तरह तो लड़कियां सुधरती हैं, लेकर और चुमकारो तो फिर कह दो और तो और जोर से रोए। मैं क्या कहती, चुप थी, पर मन ही मन दुखी थी। मुझे छोटी भाभी के ऊपर गुस्सा आ रहा था। इतना कांड हो जाने पर भी वे उसी तरह बरामदे में दाल पीस रही थी, उठकर झांकने का भी नाम नहीं। मैंने अभागिनी सुधा को गोद से नीचे डाल दिया और जाकर काम में लग गई। लेकिन सच तो यह है कि मैं एक टाँका भी न डाल सकी। मेरा जी उबल रहा था, बड़ी भाभी पर नहीं, छोटी भाभी पर। उनके सरल स्वभाव को अच्छी तरह कोसकर उनकी निष्ठुरता पर 2 कड़े व्यंग सुनाने के लिए मैं अस्थिर हो उठी। कुर्ते और सुई को फिर एक बार फेंक कर बरामदे में जा पहुंची। देखती क्या हूँ कि छोटी भाभी का आंचल आंसुओं से तर है। हृदय की अपरिमित वेदना को जैसे बहा देने के लिए उन्होंने आंसुओं का बांध तोड़ दिया है। मैंने कहा, ए भाभी, तुम रो क्यों रही हो? मेरी बात का जवाब गहरी सिसकियों और आंसुओं की बौछार ने दिया। क्षण भर में ठक थी। मेरे लिए सुधा का हत्याकांड उतना आयोजित नहीं था जितना छोटी भाभी का विलाप कांड। मैं बैठ गई, उनके कंधे को हिलाकर पूछा, भाभी भाभी, क्या हुआ? तुम्हें मेरी कसम बताओ, क्या हुआ? 2-4 सिसकियों के बाद उनके कंठ से निकल सका, कुछ नहीं। मैं बोली, कुछ नहीं तो यह धोती का पल्ली क्यों भीग गया? अपनी बड़ी बड़ी आंसुओं से तर आंखों को मेरी ओर उठाकर वे बोली, देखो रानी, मैं यह नहीं देख सकती, फूलों के ऊपर कहीं पत्थर का प्रहार किया जाता है। मेरा नाम तो है विनीता, पर छोटी भाभी ने जब से इस घर में कदम रखा है तभी से मुझे रानी बना डाला। मैंने विवश हंसी हंसकर कहा, पर क्या किया जाए? तो तुम्हारा मतलब है कुछ ना किया जाए? मैं बोली, सो क्यों, खूब किया जाए। इस तरह तुम्हारी भांति बैठकर खूब रोया जाए, ढेर के ढेर आंसू बहा दिए जाए। वे बोली, नहीं रानी, सो नहीं। अब मैं रो चुकी। उन्होंने आंखों से आंसू पोंछ डाले। तो क्या अब संग्राम करोगी? लाऊं तलवार? संग्राम क्यों, उसी को तो बचाना है। बस ऐसे कांड अब नहीं हो सकेंगे। मैं बोली, तो रोको ना, मैं भी देखूं। आज ही लो, पर किस प्रकार करोगी? वे घर से बाहर की ओर उंगली का इशारा करके बोली, आज की रात से अपना डेरा वहां लगेगा। वह पुराना टूटा मकान था जो पिताजी ने कभी छोड़ दिया था। मैंने एक बार ही उस मकान पर नजर फेंक कर पूछा, तो तुम जुदा रहोगी? वे बोली, बस और अब कुछ नहीं। निश्चिंत? हाँ, सुनिश्चित है। मैं बोली, पर बेचारी सुधा का उद्धार तो नहीं हुआ? क्यों नहीं हुआ? सुधा मेरे साथ रहेगी। तुम्हारे साथ? और नहीं तो क्या। इतना कहकर वह उठी और अपने कमरे में चली गई। मैं काष्ठवत बैठी रह गई। अब तक मेरे लिए बड़ी भाभी ही एक पहेली थी। इन छोटी भाभी को मैं मिट्टी का ढेर समझती थी। आज देखा उनमें कितना दर्प है, कितना वैषमन्य है। उनके साथ हंसी मजाक में सम्मिलित होकर मैं समझने लगी थी कि मैं उनको पूरी तरह जान गई हूँ, पर वह निरा भ्रम था। मैंने तो अभी तस्वीर का एक ही पहलू देखा था, और शायद वह भी पूरी तरह नहीं। उनके इस ओजस्वी रूप को देखकर मेरे मन में श्रद्धा और भय का एक मिश्रित भाव पैदा हुआ, जो देर तक बना रहा। थोड़ी देर में उनके सामान की एक गठरी और एक संदूक तैयार रखे थे। सुधा को वे अभयदान देकर उठा लाई थी और वह मजे से उनकी गठरी पर चढ़ी हुई अपने घोड़े को हाँक रही थी।